स्वागत है विद्यार्थियों आपका आपके YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी पाठशाला विद डॉक्टर योगेंद्र। BA सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। पेपर का नाम है आपका जेंडर एंड सोसाइटी। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पेपर के इम्पॉर्टेंट MCQ कराए जाएँ, इसलिए आज हम ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से डायरेक्ट या सिमिलर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के फुल चांस है, मतलब देखने को आपको मिल सकते हैं। तो कंटेंट देखिए काफ़ी ज़्यादा है, क्वेश्चंस में ज़्यादा है, तो इसलिए इस वीडियो का पार्ट जो है दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट अभी आपके सामने है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा कुछ ही देर में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो नोट भी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहला वीडियो देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है, जेंडर एक संरचना है जबकि लिंग एक संरचना है, ठीक है। यहाँ खाली जगह भर दी गई है, इसको आपको भरना है, बताना है इन खाली जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका जैविक या सामाजिक, दूसरा है बी है सामाजिक या जैविक, सी है आपका सांस्कृतिक या शारीरिक, चौथा है आपका प्राकृतिक या राजनीतिक। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले पे आएगा यहां सामाजिक, ठीक, दूसरे में आएगा जैविक, ठीक है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है जबकि लिंग एक जैविक संरचना है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जेंडर ट्रबल किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन हैं ए एना क्ले, बी जूडिथ बटलर, सी सिमोन डी ब्यूर, डी सिल्विया वॉल्वी, ठीक है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है, किसने पुस्तक लिखी है जेंडर एंड ट्रबल, ठीक, 1990 में। दूसरे प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जूडिथ बटलर, ठीक है, इनकी पुस्तक है। तीसरा प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, इंटरसेक्शनलिटी की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं ए किम्बरले क्रेशॉ, बी कार्ल मार्क्स, सी मैक्स वेबर या डी अगस्ट कॉम्ट। तो आपके इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, किम्बरले क्रेशॉ। इन्होंने इंटरसेक्शनलिटी की अवधारणा प्रस्तुत की थी या शुरू की थी, ठीक। अगला प्रश्न, हमारा ये प्रश्न है, जब जैविक लिंग के आधार पर सामाजिक भूमिकाएं सौंपी जाती हैं तो उसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं लैंगिक समानता, बी लैंगिक भेदभाव, सी जेंडर टैपिंग, डी जेंडर तटस्थता, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जेंडर टैपिंग। जब जैविक लिंग के आधार पर सामाजिक भूमिकाएं सौंपी जाती हैं तो उसे जेंडर टैपिंग कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइप जिसे रूढ़िवादिता का कहा जाता है का उदाहरण है, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए पुरुष और महिला दोनों खाना बना सकते हैं, बी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक भावुक होती हैं, सी शिक्षा सभी के लिए है, डी पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यह ऑप्शन आपका सही है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक भावुक होती हैं, ठीक। अगला प्रश्न, ग्लास सीलिंग किसका एक रूप है? आपके ऑप्शन हैं ए राजनीतिक समानता, बी सामाजिक एकीकरण, सी कार्य स्तर पर लैंगिक असमानता, डी घरेलू सद्भाव। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ग्लास सीलिंग का अर्थ है कार्यस्थल पर लैंगिक असमानता, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। आपको बताना है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए विश्व बैंक द्वारा, बी विश्व आर्थिक मंच द्वारा, सी यूनेस्को द्वारा या डी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक, यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा परिप्रेक्ष्य मानता है कि सामाजिक स्थिरता के लिए लैंगिक असमानता कार्यात्मक है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं ए संघर्ष सिद्धांत, बी संरचनात्मक प्रकारवाद, सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, डी नारीवादी सिद्धांत, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य जो है वो मानता है कि समाज की स्थिरता के लिए लैंगिक असमानता कार्यात्मक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एना क्ले के अनुसार जेंडर का मतलब क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ए जीव विज्ञान, बी संस्कृति, सी जीन या डी प्रकृति, ठीक है। तो एना क्ले के अनुसार जेंडर का मतलब है संस्कृति से, ठीक है। अगला प्रश्न, मातृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें आपके ऑप्शंस हैं पुरुष परिवार के मुखिया होते हैं, किसी के पास शक्ति नहीं होती,
सी महिलाएं शक्ति के प्राथमिक पदों पर होती हैं, डी राज्य सभी को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो मातृ सत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाएं शक्ति के प्राथमिक पदों पर होती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उदारवादी नारीवाद का मुख्य केंद्र क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सरकार को उखाड़ फेंकना, बी व्यक्तिगत अधिकार और कानूनी सुधार, सी विवाह को समाप्त करना, डी पूंजीवाद। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो उदारवादी नारीवाद का मुख्य केंद्र है व्यक्तिगत अधिकार और कानूनी सुधार। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हेजीमोनिक पुरुषत्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ए R.W. कॉनेल, बी मैक्स वेबर, सी टॉलकेट पार्सन्स, डी रॉबर्ट मर्टन। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन। आपको बताना है हेजेमोनिक पुरुषत्व की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, R.W. कॉनेल ने इस अवधारणा को दिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह समाजीकरण जो बच्चों को उनके लिंग के लिए पारंपरिक तरीकों से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? आपके ऑप्शंस हैं, ए राजनीतिक समाजीकरण, बी द्वितीयक समाजीकरण, सी आर्थिक समाजीकरण या डी लैंगिक समाजीकरण। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है वह समाजीकरण जो बच्चों को उनके लिंग के लिए पारंपरिक तरीकों से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे हम लैंगिक समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र में लिंग को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अर्जित परिस्थिति, बी प्रदत्त परिस्थिति, सी मुख्य परिस्थिति या डी भूमिका संघर्ष। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समाजशास्त्र में लिंग को प्रदत्त परिस्थिति में वर्गीकृत किया गया है जो कि जन्म से मिलता है हमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे लैंगिक समाजीकरण का पहला स्कूल माना जाता है? ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ए स्कूल, बी मीडिया, सी मित्र मंडली या डी परिवार। ठीक है, आपको बताना है किसे पहला स्कूल माना गया है लैंगिक समाजीकरण में। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहला स्कूल है हमारा फैमिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा प्रश्न आता है, द फेमिनिन मिस्टिक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि द फेमिनिन मिस्टिक किस वर्ष दी गई। ठीक है, तो वर्ष भी यहाँ दिया गया है, वर्ष को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 1963 में दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए बेटी फ्राइडन, बी ग्लोरिया स्टीनम, सी सिमोन डिबियोर, डी बेल हुक्स। तो आपको बताना है किसने दिया है। ठीक है, तो द फेमिनिन मिस्टिक से जुड़ी हुई बेटी फ्राइडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन है, नारीवाद की किस लहर ने मुख्य रूप से मतदान का अधिकार प्राप्त करने जैसे कानूनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, प्रथम लहर, बी द्वितीय लहर, सी तृतीय लहर, डी चतुर्थ लहर। ठीक है, आपको बताना है इसमें से किस लहर किस वेव में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
तो प्रथम लहर या फर्स्ट वेब से मतदान के अधिकार प्राप्त करने जैसे कानूनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ए मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, बी सिमोन डिब्योर, सी कैट मिलेट, डी एन ओकले। ठीक, आपको बताना है किसने ये कहा है। तो स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, इसको कहा है सिमोन डिब्योर ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, वह समाजीकरण जिसमें यह सीखा जाता है कि लड़कों और लड़कियों के लिए उपयुक्त व्यवहार क्या है कहलाता है? ए सांस्कृतिक समाजीकरण, बी पुनः समाजीकरण, सी वयस्क समाजीकरण, या डी लैंगिक समाजीकरण। ठीक है, उसे क्या कहेंगे आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा लैंगिक समाजीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1960 और 70 के दशक में नारीवाद की दूसरी लहर ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया? ठीक, तो यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है कि 1960 और 1970 के दशक में कौन सी नारीवाद की लहर रही? ठीक है, तो यहां पर दूसरी लहर लिखी हुई है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। ए मताधिकार, बी प्रजनन अधिकार और कामुकता, सी साक्षरता, डी संपत्ति के अधिकार। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रश्न आंसर जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो दूसरी लहर ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया था? प्रजनन अधिकार और कामुकता पर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पितृस्थानीय परिवार में विवाहित जोड़ा कहाँ रहता है? ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको बताना ऑप्शंस है, दुल्हन के परिवार के साथ, बी एक नए घर में, सी दूल्हे के परिवार के साथ, या डी मां के घर में। ठीक है, तो आपको बताना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूल्हे के परिवार के साथ। ठीक है, पितृस्थानीय परिवार में विवाहित जोड़ा दूल्हे के परिवार के साथ रहता है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, किस नारीवादी विचारक ने ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ विमेन 1792 में लिखा था? मतलब ये पुस्तक किसने लिखी है आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ए मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, बी वर्जीनिया वुल्फ, सी जूलियट मिचेल, या डी सुलमित फायरस्टोन। ठीक है, आपको बताना है इसमें से ये पुस्तक किसने लिखी है। इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने ये पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जेंडर भूमिकाएं किसके माध्यम से सीखी जाती हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, ए जैविक विरासत, बी समाजीकरण, सी अनुवांशिकी, या डी प्राकृतिक वृत्ति। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समाजीकरण। जेंडर भूमिकाएं जो हैं समाजीकरण के माध्यम से सीखी जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है नारा किस लहर के दौरान लोकप्रिय हुआ था? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ए प्रथम लहर, बी तृतीय लहर, सी द्वितीय लहर, डी चतुर्थ लहर। ठीक है, आपको बताना है किस लहर के दौरान ये नारा प्रसिद्ध हुआ, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। ठीक है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, द्वितीय लहर। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ए बेल हुक्स, बी जर्मन ग्री, सी केट मिलेट, या डी नैन्सी चोडरो। ठीक है, तो
इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, केट मिलेट जो है आपके वो सेक्सुअल पॉलिटिक्स के लेखक हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घरेलू काम जो अक्सर बिना वेतन और बिना पहचान के होता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए पेशेवर काम, बी प्रजनन श्रम या घरेलू श्रम, सी बंधुआ मजदूरी या डी सार्वजनिक कार्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घरेलू काम जो अक्सर बिना वेतन के होता है और बिना पहचान के होता है उसे हम घरेलू श्रम या प्रजनन श्रम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, परिवार में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए बेटे और बेटी दोनों को सफाई करना सिखाना, बी घरों के कामों को साझा करना, सी दोनों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, डी लड़कियों के लिए गुड़िया और लड़कों के लिए कार खरीदना। ठीक है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का उदाहरण है लड़कियों के लिए गुड़िया और लड़कों के लिए कार खरीदना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तीसरी लहर के नारीवाद यानी 1990 के दशक को किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है? ठीक है, जो तीसरी लहर की नारीवादी लहर थी वो किस पर ध्यान केंद्रित करता है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए वैश्विक मुद्दे और इंटरसेक्शनलिटी, बी केवल श्वेत महिलाओं के अधिकार, सी मतदान विरोधी अधिकार, डी सभी विवाहों को समाप्त करना। ठीक है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैश्विक मुद्दे और इंटरसेक्शनलिटी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ब्राह्मणवादी पितृ सत्ता की अवधारणा किस इतिहासकार द्वारा विकसित की गई थी? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए रोमिला थापर, बी उमा चक्रवर्ती, सी गेल ओमवेट या डी शर्मिला रेगे। ठीक है, तो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई आपको बताना है। ठीक, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उमा चक्रवर्ती के द्वारा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की अवधारणा विकसित की गई। ठीक, जब महिलाओं को विवाह के लिए उनकी जाति या समूह के भीतर ही प्रतिबंधित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है बाहरी विवाह, बी एकल विवाह, सी बहुविवाह या डी अंतःविवाह। ठीक है, आपको बताना है उसको क्या कहते हैं। ए एक्सोगैमी, बी मोनोगैमी, सी पॉलीगैमी या डी एंडोगैमी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंतःविवाह, जब महिलाओं को विवाह के लिए उनकी जाति या समूह के भीतर ही प्रतिबंधित किया जाता है तो उसे हम एंडोगैमी या अंतःविवाह कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शब्द नस्ल, जेंडर और जाति जैसे कई सामाजिक पहचानों के परस्पर जुड़ाव का वर्णन करता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए स्तरीकरण, बी इंटरसेक्शनलिटी, सी समाजीकरण या डी एकीकरण। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नस्ल, जेंडर और जाति जैसी कई सामाजिक पहचानों के परस्पर जुड़ाव का जो वर्णन करता है वो है इंटरसेक्शनलिटी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस विद्वान ने राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर लिखा है? ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? राइटिंग कास्ट एंड राइटिंग जेंडर। ठीक, तो आपके ऑप्शंस हैं ए शर्मिला रेगे, बी बी आर अम्बेडकर, सी एम एन श्रीनिवास या डी जी एस घुरिये। ठीक, आपको बताना है इसमें से कौन सा किसने ये बुक लिखी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शर्मिला रेगे। इनकी पुस्तक है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वर्ग के संदर्भ में
लैंगिक असमानता को अक्सर किस रूप में देखा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्राकृतिक, बी आर्थिक शोषण, सी जैविक या डी केवल धार्मिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आर्थिक शोषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रेडरिक एंजल्स के अनुसार महिला सेक्स की विश्व ऐतिहासिक हार किसके कारण हुई? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं वॉर यानी युद्ध, बी शिक्षा, सी धर्म, डी निजी संपत्ति का उदय। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निजी संपत्ति का उदय। ठीक है, जो महिलाओं की विश्व ऐतिहासिक हार हुई है वो है निजी संपत्ति का उदय, इसके कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय समाज को समझने के लिए जेंडरिंग कास्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए लीला दुबे, बी इरावती कर्वे, सी अनुपमा राव, डी उमा चक्रवर्ती। ठीक है, तो आपको बताना है किसके द्वारा इस जेंडरिंग कास्ट शब्द का प्रयोग किया है। उमा चक्रवर्ती ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जाति व्यवस्था में शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणाएं मुख्य रूप से किसे नियंत्रित करती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए केवल भोजन को, बी महिलाओं की गतिशीलता और शरीर को, सी पुरुषों की शिक्षा को, डी पशु अधिकार को। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है जाति व्यवस्था में शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा मुख्य रूप से महिलाओं की गतिशीलता और शरीर को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा नारीवादी परिप्रेक्ष्य कानूनी सुधारों और नीतिगत परिवर्तनों के माध्यम से समानता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कट्टरपंथी नारीवाद, बी मार्क्सवादी नारीवाद, सी उदारवादी नारीवाद या डी समाजवादी नारीवाद। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कट्टरपंथी नारीवाद ये जो है कानूनी सुधारों और नीतिगत परिवर्तनों के माध्यम से समानता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, उदारवादी नारीवाद का प्रमुख विचारक किसे माना जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए शुल्मित फायरस्टोन, बी रोजा लंग्सबर्ग, बी सी मैरी वुllstonecraft या डी सिलिया वॉल्वी। ठीक है, आपको ये चार ऑप्शन से बताना है उदारवादी नारीवाद का प्रमुख विचारक किसे माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैरी वुllstonecraft। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार महिलाओं का उत्पीड़न किसका परिणाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए जीव विज्ञान, बी पूंजीवाद और निजी संपत्ति, सी मतदान के अधिकार की कमी, डी धर्म। ठीक है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार महिलाओं का उत्पीड़न पूंजीवाद और निजी संपत्ति के परिणाम है। ठीक है, इनके परिणाम के द्वारा ही महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। क्या हुआ? ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है नारा सबसे मजबूती से किसके साथ जुड़ा? ठीक, आपके ऑप्शंस हैं एक कट्टरपंथी नारीवाद, बी उदारवादी नारीवाद, सी मार्क्सवादी नारीवाद या डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न शायद पहले ऊपर कराया जा चुका है ऐसा ही प्रश्न, तो फिर से बता दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप लोगों ने देख ही लिया है तो इसको कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कट्टरपंथी नारीवाद को महिलाओं के शोषण के मौलिक कारण के रूप में पहचानता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ए पितृसत्ता, बी पूंजीवाद, सी निरक्षरता, डी गरीबी। ठीक है, आपको बताना है जो खाली जगह है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कट्टरपंथी नारीवाद पितृसत्ता को महिलाओं के शोषण के मौलिक कारण के रूप में पहचानता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दोहरी प्रणाली सिद्धांत नारीवाद की किस विचारधारा से जुड़ा है। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ए उदारवादी, बी कट्टरपंथी, सी समाजवादी, या डी ब्लैक नारीवादी। ठीक, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समाजवादी। ठीक है, अब यहां पुस्तक दी गई है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970, पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, आपको बताना है ये पुस्तक किसने लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं, ए बेट्टी फ्राइडन, बी शुल्मित फायरस्टोन, सी जूलियट मिचेल, या डी आयरिस मेरियन यंग। ठीक है, आपको बताना है इसमें से ये पुस्तक किसने किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुल्मित फायरस्टोन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नारीवाद की कौन सी शाखा घरेलू काम के लिए मजदूरी आंदोलन की वकालत करती है। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ए उदारवादी, बी मार्क्सवादी या समाजवादी, सी कट्टरपंथी, या डी सांस्कृतिक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मार्क्सवादी समाजवादी। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं की प्रजनन भूमिका उनके उत्पीड़न का आधार है। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ए कट्टरपंथी नारीवाद, बी उदारवादी नारीवाद, सी मार्क्सवादी नारीवाद, या डी उत्तर आधुनिक नारीवाद। ठीक, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कट्टरपंथी नारीवाद। ठीक, पुस्तक दी गई है यहाँ पर द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके, ए कार्ल मार्क्स, बी अगस्ट कॉम्ट, सी मैक्स वेबर, डी फ्रेडरिक एंजल्स। आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बताइए आप लोग, कमेंट भी करके बताइए कौन सी पुस्तक है, किसने लिखा है ये पुस्तक को। तो द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक हैं फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस नारीवाद को अक्सर मुख्य धारा या मध्यम वर्ग केंद्रित होने के लिए आलोचना की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं, ए कट्टरपंथी नारीवाद रेडिकल फेमिनिस्ट, बी लिबरल उदारवादी नारीवाद, सी सोशलिस्ट समाजवादी नारीवाद, डी ब्लैक यानी ब्लैक नारीवाद। ठीक है, तो ये आलोचना किसके लिए की जाती है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है उदारवादी नारीवाद को आलोचना की जाती है इसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, समाजवादी नारीवाद किसके विश्लेषण को जोड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए जाति और धर्म, बी वर्ग और पितृसत्ता, सी कानून और शिक्षा, डी प्रकृति और विज्ञान। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्ग और पितृसत्ता। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, पितृसत्ता शब्द ग्रीक शब्द पैट्रियार्क से लिया गया है जिसका अर्थ है, आपका ऑप्शंस हैं, ए माता का शासन, बी पिता परिवार के मुखिया का शासन, सी राजा का शासन, या डी जनता का शासन। ठीक, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शंस कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पितृसत्ता का मतलब है पिता या परिवार के मुखिया का शासन। ठीक,
इस पार्ट का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग, क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबी हो रही है, तो इसके बाद एक पार्ट और अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। श्रम का यौन विभाजन क्या है, ठीक है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, ए कौशल के आधार पर काम का बंटवारा, बी जेंडर और जैविक लिंग के आधार पर कार्य सौंपना, सी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य, डी आयु के आधार पर काम का बंटवारा, ठीक है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो श्रम का यौन विभाजन से तात्पर्य है जेंडर और जैविक लिंग के आधार पर कार्य सौंपना, ठीक है। तो लगभग अभी हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। जल्दी ही आपके लिए दूसरी 50 क्वेश्चन की लगभग एक वीडियो और अपलोड कर दी जाएगी। जब तक आप इसको देखिए, ठीक है, नोट करिए, याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।